हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरी हैप्पी महात्मा गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो हमारी कंपनी है, वो कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक से आज के दिन को भी एक सही साबित करती है, क्योंकि आज का दिन स्वच्छता के लिए हम पूरे देश में मना रहे हैं। और आज जो कंपनी है, वो कंपनी भी कुछ ना कुछ ऐसा ही काम कर रही है कि जो भारत की सोसाइटी से, वर्ल्ड ओवर सोसाइटी से जो कचरा है, स्क्रैप है, उसको निकालती है और उसका प्रोसेस करके उसको दोबारा रिप्रोसेस करके उसको फ्रेश बना के वापस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। तो आज की कंपनी है ग्रेविटा इंडिया। फ्रेंड्स, आज थोड़ा तबीयत डाउन है, बुखार है और थोड़ा-सा गला भी खराब है, तो आपको थोड़ा वॉइस थोड़ा लो मिलेगी, बट क्योंकि हमारा कमिटमेंट है आपसे कि हम वीकली एक नया वीडियो लेके आएँगे, तो इसलिए आज आना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कंपनी है स्मॉल कैप सेक्टर की, रीसाइक्लिंग सेक्टर की एक बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है, ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुकी है, लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे इस एनालिसिस से कि क्या अभी भी इसमें और आगे बढ़ने की शक्ति बची है? क्या अभी भी अगर हम इसमें एंट्री करते हैं, तो क्या हम इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं? तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का, कि हम बात करते हैं कि बिज़नेस होता है वैसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो। स्केलेबल बिज़नेस होना चाहिए, तो ये कुछ वैसा ही बिज़नेस हम आपके लिए लेके आए हैं, ग्रेविटा इंडिया। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आशीष कचोलिया जो कि एक मिस्ट्री इन्वेस्टर हैं, जनरली वो बाहर नहीं आते हैं, अपने बारे में जल्दी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। उनने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। एफआईआईज़ जैसे कि गोल्डमैन शेयर्स, ऐसी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इसके अंदर बहुत अपना स्टेक बहुत स्पीड से बढ़ा रहे हैं। तो ये उनकी नज़र में ऑलरेडी है। तो आज हम नज़र डालते हैं कि क्या ये एक रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी ये कंपनी क्या अच्छी साबित हो सकती है या नहीं? तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि कोई भी इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है और आप उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो हमेशा की तरह हम लोग आज बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मैं कौन है इस कंपनी के पीछे जो इस कंपनी को चला रहे हैं और इतना इकोनॉमिक स्केल की तरफ बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल टेक्निकल्स की बात करेंगे, फिर नेगेटिविटी देखेंगे कंपनी में और क्या नेगेटिविटी इस टाइम है, और स्टॉक की सम भी करेंगे। को फिर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप सबके प्यार से हम लोग एक बहुत अच्छा हमें मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टॉक्स बेसिक्स चैनल है। हम लोग वीकली वीडियोज़ लेके आते हैं, कभी फंडामेंटल एनालिसिस पे होते हैं, तो कभी एजुकेशन पे होते हैं, कभी आपकी चॉइस पे होते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ। अपने कमेंट्स में लिखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी ये कंपनी है और आप कब से इन्वेस्टेड हैं, या आप कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप जानते हैं और आप चाहते हैं कि उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करके लाएँ, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो ग्रेविटा इंडिया 1992 में जयपुर के एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर रजत अग्रवाल जी ने शुरू की थी। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 31-32 ईयर्स अपने कंप्लीट कर रही है। तो कोई ये नई कंपनी नहीं है। बहुत इसने अपने स अप्स एंड डाउन्स की साइकिल्स देखी हैं इस कंपनी ने। इसकी जर्नी हम देखते हैं, कितनी अमेजिंग जर्नी है। 1992 में कंपनी को शुरू किया, फिर 1994 में पहला प्लांट लगाया जयपुर में 2 साल बाद। फिर इन्होंने 6 साल बाद एक ओवरसीज़ रिसाइक्लिंग प्लांट लगाया श्रीलंका में जाके। फिर उसके 6 साल बाद इन्होंने एक फिश रिसाइक्लिंग यूनिट लगाई घाना, अफ्रीका में जाके। 2010 में ये लिस्टेड हुए और इन्होंने फिर अपनी जयपुर की फैसिलिटी को बढ़ाया। फिर इन्होंने देखा कि ये लेड से इन्होंने शुरू किया था, लेड लेड रिसाइक्लिंग करते थे, लेड की वापस इंगोट्स और लेड 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 के ऑक्साइड्स बनाते थे, लेड पाउडर बनाते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि बढ़ते हुए समय के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो 2015 मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ देयर एक्जिस्टेंस, उन्होंने प्लास्टिक में अपना रोल निभाया। प्लास्टिक में अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया और ये प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, रिसाइकिल करते हैं। 2016 में इन्होंने एल्यूमीनियम की रिसाइक्लिंग शुरू करी 1 साल बाद। फिर इन्होंने 2019 में स्टार्टेड एल्यूमीनियम एंड प्लास्टिक रिसाइक्लिंग इन अफ्रीका। पहले इन्होंने इंडिया में शुरू किया, फिर अफ्रीका में जाके भी इन्होंने अब एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग करते हैं अलोंग विद लेड।
इन्होंने देखा कि हमें जो है अपने प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि हैवी स्क्रैप्स होते हैं और तो इसलिए इन्होंने फैसिलिटीज़ लगाई इन्होंने मुंद्रा पोर्ट के पास में ही, वहीं पे ये लोग रिसाइकिल करते हैं। तो जिससे कि इनका इनका जो फ्रेट है, जो वो बढ़े फ्रेट कॉस्ट को कम कंट्रोल कर सकें सॉरी कंट्रोल कर सकें। 2022 में इन्होंने ये रबर रिसाइक्लिंग भी ऐड की इन्होंने और ये एमसीएक्स के ब्रांड में एम्पैनल हो गए। तो एमसीएक्स आप जानते हैं एमसीएक्स जैसे कि एक एनएसई, बीएसई में हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही कमोडिटी के लिए जो है वो एमसीएक्स है इंडिया में, तो उसमें इनको लिस्ट किया गया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं लेड से इन्होंने शुरुआत की, लेड के बाद इन्होंने अपने आप को ऐड किया प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, रबर और अभी इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन वगैरह में बताया है कि हम अब आगे बढ़ के ते टाइम में लिथियम आयन की बैटरीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो हम उसमें भी आ रहे हैं, लिथियम की रिसाइक्लिंग करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को जैसा समय की डिमांड है, वैसा पेपर रिसाइक्लिंग में भी आ रहे हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जैसा समय की डिमांड है, इन्होंने अपने आप को वैसे ही एस्टेब्लिश किया। तो देख सकते हैं बिज़नेस वर्टिकल्स, ये इनके प्लांट का ओवरव्यू है, जयपुर के प्लांट का ओवरव्यू है। तो लेड रिसाइक्लिंग, एल्यूमीनियम रिसाइक्लिंग, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, रबर रिसाइक्लिंग और आगे जाके इन्होंने बताया कि हम लोग अब लिथियम रिसाइक्लिंग में आ रहे हैं, पेपर रिसाइक्लिंग में आ रहे हैं, ठीक है? और एक टर्न की सॉल्यूशंस की ये खुद अपने में अपने आप के न्यू वर्टिकल्स में प्रूवन होंगे क्योंकि उनके पास जो स्ट्रेंथ है, बैरियर्स टू एंट्री है, टर्न की सॉल्यूशंस है, रोबस्ट मैनेजमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत पुरानी मैनेजमेंट है इनके पास, ठीक है? रिस्क मिटिगेशन की फैसिलिटी है, जिस कारण से ये लोग समझते हैं कि हम लोग आगे बहुत अच्छा बढ़ सकते हैं। जैसे बैरियर्स टू एंट्री में क्या है? कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत टाइम लगता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स गवर्नमेंट को के जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना। जैसे इन्होंने देखा कि ये पहले स्क्रैप को इम्पोर्ट करते थे, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि स्क्रैप का मूवमेंट और लेड वैसे भी एक एक गुड मटेरियल्स में नहीं आता है, तो उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट था कंट्रीज़ में। इनको इनको स्क्रैप मिल नहीं पाता था। तो और उनका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था कि आप जहाँ पे स्क्रैप निकल रहा है वहीं पे ही इसको यूज़ कीजिए, इसका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया वहीं जाके प्लांट लगाए। पहले अफ्रीका से इम्पोर्ट करते थे लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस आए तो इन्होंने अफ्रीका गए, अफ्रीका में जाके ही प्लांट लगा दिए कि ठीक है हम वहीं पे ही स्क्रैप कलेक्ट करेंगे और वहीं पे हम रिसाइकिल करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे-ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण अब इनकी पोज़ीशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब ये काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं रिसाइक्लिंग एरिया में। तो ओईएम अप्रूवल्स हैं, मल्टीनेशनल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, इस कारण से जैसे एंट्री बैरियर है, इनका प्रेज़ेंस हम देखते हैं तो समझते हैं देखो एशिया, इंडिया में ये जे-एंड-के में है, राजस्थान में तो मेन है ही, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, श्रीलंका में, ओमान, मस्कट ये एशिया, इंडिया के इनके लोकेशंस हैं। अपकमिंग फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका में ये आ रहे हैं और अफ्रीका में है ऑलरेडी ये घाना में, सेनेगल में, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, टोगो इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी इनके ये कहाँ-कहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे एशिया में कलेक्शन पॉइंट्स हैं और खुद के यार्ड्स हैं, 5 यार्ड्स हैं और टच पॉइंट्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं, कितना ये स्क्रैप कलेक्शन करते हैं। तो अब ये सीमित नहीं है, अगर मान लीजिए ऑल इंडिया में रहते और इंडिया की पॉलिसीज़ कुछ चेंज होती, तो ऐसा नहीं है कि इनको एकदम बड़ा इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ये इन्होंने अपने जो फ़ेदर है हम बोल सकते हैं बढ़ा चुके हैं। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया तो पैन कॉन्टिनेंट्स ये बढ़ चुके हैं। तो अब इससे देख सकते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की जो हम बात कर रहे थे, वो हम इसीलिए कह रहे थे कि वहाँ जाके वहीं प्लांट लगाना और ऐसी जगह वहाँ पे जाके प्लांट जब लगाते हैं तो आप पूरा एरिया वहाँ का लोकल कवर कर सकते हैं और इनको इसमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि अफ्रीका में गए, अफ्रीका में 2028 तक टैक्स फ्री है वो एरियाज़ तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि टैक्स निल है। तो इस कारण से अगर वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे तो इनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। उन्होंने वहीं जाके प्लांट लगाया तो इससे उनको वहाँ फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे टैक्स फ्री है और वहाँ पे ये अच्छा काम कर सकते हैं और वहाँ के भी गवर्नमेंट के साथ अच्छे अच्छे जब रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए तो इनको और लाइसेंस मिले। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के कारण ये बढ़ने में इनके पार्टनर्स देखिए जो इनसे जिनसे ये कलेक्ट करते हैं और जिनको ये वापस भी देते हैं जिसके कारण कि इनको एक फ्रेश मेटल मिलता है उन कंपनीज़ को। तो आप देख सकते हैं बड़े-बड़े नाम हैं अमराजा बैटरीज़, टाटा बैटरीज़, ल्यूमिनस, एक्साइड, नीलकमल, पैनासोनिक, संधार, टीवीएस, केईआई, टाटा, फिलिप्स, होंडा, हिताची, थीसनक्रुप बहुत बड़ी कंपनी है यूएस यूके की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और टर्न की सॉल्यूशन में इन हाउस रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं और उनको फिर ये सेल भी कर सकते हैं और खुद की रेगुलर आर-एन-डी होती है जिसके कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी कर सकते हैं।
अब देखिए, ये हम आते हैं सेकंड पार्ट हमारे मैनेजमेंट को कि ये कंपनी चल रही है लेकिन पीछे कौन माइंड है? किन्होंने कंपनी को शुरू किया? कौन इस कंपनी को चला रहे हैं? तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, रजत अग्रवाल जी, ये हैं फर्स्ट जनरेशन एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया 1992 में। इनके फादर जो कि एक आज की डेट में एक रिटायर्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं। उन्होंने उनकी हेल्प से रजत अग्रवाल जी ने जो कि इंजीनियर हैं, बीटेक है फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एमएनआईटी जयपुर, जो जयपुर से हैं या राजस्थान से हैं, वो ज़रूर जानते हैं एमएनआईटी का अच्छा नाम है। एमएनआईटी जयपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। वहाँ से वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने अपना एमबीए भी किया है यूएस से और फिर उन्होंने इसमें कंपनी में अपना स्टार्टअप किया। योगेश मल्होत्रा भी एक इंजीनियर हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं कंपनी के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में एक्सपीरियंस है। विजय पारीक जी, नवीन शर्मा काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। राजीव सुराणा जी, सुनील कंसल इनके सीएफओ हैं। तो 27 इयर्स का एवरेज मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, 27 इयर्स काफ़ी अच्छी बात है। और ये मैनेजमेंट का ये अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको बताऊँ आगे चल के 2% इक्विटी इन्होंने एम्प्लॉयी वेलफेयर ट्रस्ट में ही डाली हुई है। कि एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए उन्होंने अपना स्टेक लेके उसको साइड कर दिया है कि ये जो स्टेक है, ये एम्प्लॉयी के वेलफेयर के काम होगा। अब अगर स्टेक बढ़ता है सॉरी अगर इसके वैल्यूएशन बढ़ता है 2% का तो उस हिसाब से एम्प्लॉयी की वेलफेयरनेस भी अच्छी बढ़ती है। तो हम जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा समझते हैं। तो ये देखिए, ये रजत अग्रवाल जी के बारे में बताया हुआ है। ह्यूमैनिटी जयपुर से पढ़े जैसे मैंने आपको बताया और 31 इयर्स का ऑलमोस्ट इनको एक्सपीरियंस है। फिर इन्होंने बिज़नेस स्कूल, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल यूएसए से भी इन्होंने मैनेजमेंट किया और इस तरह से ये इसको ग्रो कर रहे हैं। और ये जो प्रोफेशनल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड आप कह सकते हैं सीईओ हैं जो योगेश मल्होत्रा जी, वो भी एक बीएमआरसी सेम कॉलेज से ये भी हैं और एमबीए किया इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से और इन्होंने बहुत सी पोजीशंस में रहे हैं जैसे कि ब्लू स्टार में, कैस्ट्रोल में, यूरोकैप में इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशंस को अपनाया है। और महावीर प्रसाद जी ये हैं रजत अग्रवाल जी के फादर जो कि गवर्नमेंट से रिटायर्ड डॉक्टर हैं। इनकी हेल्प से रजत अग्रवाल जी ने इसको शुरू किया। तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट के जो फोरकास्टिंग है वो बड़ी अच्छी है कि इन्होंने एम्प्लॉयी वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। ई-सॉप्स देते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने 4 राउंड्स ऑफ ई-सॉप्स कर चुके हैं। अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ये शेयर्स दे रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एम्प्लॉयी के लिए इन्होंने ऑलरेडी एम्प्लॉयी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है 2% इक्विटी के साथ में। तो ये सब चीज़ें लगती हैं कि ये मैनेजमेंट अपने काम के प्रति तो है ही लेकिन अपने एम्प्लॉइज़ के प्रति भी काफ़ी वफ़ादार है और उनके प्रति एम्प्लॉइज़ इनके प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि इनकी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से हमें लगता है कि मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं और हम सेकंड सेक्शन में जा रहे हैं अपने और ये है फाइनेंशियल हाइलाइट्स। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर आपसे याद दिलाना चाहूँगा कि अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में हम आपकी बात करते हैं तो इसमें देखिए 22% से रेवेन्यू 5 ईयर्स से 22% से ये बढ़ रहा है, 35% से पैट बढ़ रहा है इनका। ये अपने डेब्ट को भी रिड्यूस करते आ रहे हैं, नो 40 करोड़ का डेब्ट रिड्यूस कर चुके हैं। आप इनको देखिए यहाँ पर रेवेन्यूज़ का जो पोर्शन है, इंडिया और ओवरसीज़ का जो पोर्शन है कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो 12 फाइनेंशियल हम लास्ट 4-5 ईयर्स की बात करते थे 2020 में ये 1300 करोड़ था, अभी देखिए एकदम 2800 करोड़ हो चुका है तो फाइनेंशियल 2023 में। तो डबल से ज़्यादा ग्रोथ मिल चुकी है इनको लास्ट 2 टू 3 ईयर्स में। पैट मार्जिन्स देखिए बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली टू क्वार्टरली बात करते हैं तो इस क्वार्टर में भी इन्होंने क्योंकि अप्रैल में जून का क्वार्टर था, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो इसमें भी इन्होंने अपने आप को उस क्वार्टर तो बढ़ाया है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा-सा ये अप्रॉक्सिमेटली सेम रहे हैं। तो हमें देख सकते हैं कि इनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्होंने हर जगह जहाँ भी अपने प्रोजेक्ट लगे हैं वहाँ पे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक अपना अपने प्लस पॉइंट ये स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है ₹910 के आस-पास है। अपने हायर साइड पे ही है। इसी ईयर में ये ऑलरेडी 3 टाइम्स ये प्राइस को कर चुका है 1 साल के अंदर-अंदर। लेकिन अभी हमें समझना है कि तो कर दिया, ये तो पास्ट हो गया। तो क्या इसमें अभी भी कुछ शक्ति बची है कि ये आगे बढ़ेगा और हम अगर अब एंट्री लेते हैं, तो क्या ये हमारे पैसे को आगे बढ़ा सकता है? तो यही हमें जानना है। तो इसमें इसकी हेल्प से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर फोरकास्ट क्या है?
तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी 42% की रिटर्न ऑन इक्विटी मिलना बहुत-बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? तो अभी देखिए कि मैं किस वजह से कह रहा था, तो इसमें आपको लाता हूँ मैं इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स पे देखिए कि यहाँ पर ये 72% 73% के पास में थे, लेकिन यहाँ इन्होंने एकदम रिड्यूस किया। और रिड्यूस किया तो कई बार लगता है लोगों को ये नेगेटिव पॉइंट है, नहीं। लेकिन रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको बहुत सारा और कैपेक्स लगाना है। लेकिन रिड्यूस किसके हाथों में कर रहे हैं? इनसे कौन लेने आ रहे हैं? वो लेने आ रहे हैं एफआईआईज़। एफआईआईज़ देखिए यहाँ पे 0.1% पे, पॉइंट पे, 3% पे, 3% पे, एकदम 9%। तो 6% तो जो इनसे एफआईआईज़ ही ले गए। एफआईआईज़ कौन है? एफआईआईज़ है नोमुरा, बहुत बड़ा नाम है नोमुरा इंडियन इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन शेस, पूरे वर्ल्ड में नाम है गोल्डमैन शेस का। उन जैसे लोगों ने इनसे इनसे स्टेक लिया। डीआईआईज़ ने भी देखा, अब डीआईआईज़ में अगर हम बात करते हैं, जैसे नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन डीआईआईज़ अभी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा 1% से कम है इसलिए इनमें नाम नहीं आया है। पब्लिक में देखिए, मैं आपको लेके आता हूँ पब्लिक में, तो ये है हमारे मिस्ट्री मैन आशीष कचोलिया जी। आशीष कचोलिया जी सॉरी, आशीष कचोलिया जी ने जो इनसे इसमें एंट्री ली है, वह इसमें एंट्री ली है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप खुद भी देख सकते हैं इन चीज़ को लाके। आशीष कचोलिया जी ने एंट्री ली मार्च 2022 में, ठीक है? बहुत पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर हुआ है, 1 एंड हाफ ईयर, ठीक है? लेकिन स्टॉक तो बहुत पुराना है। उसके बाद इन्होंने जो माइनर एंट्री रखी थी 1.35, 1.8, 1.96 हल्का-हल्का बढ़ाते रहे। तो यहाँ देखिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, हर साल का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्होंने हर हर क्वार्टर में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के रखा। 2.08, 2.15 तक ये पहुँच गए हैं। इन्होंने यहाँ पे आके अपने स्टेक को 1.35 से बढ़ा के 2.15 तक किया, मार्च तक आते थे, 1 साल के अंदर। तो हम इनसे ये भी सीख सकते हैं कि हम एकदम अपना पैसा ना लगाएँ। कंपनी में अगर हमने अपनी वॉच लिस्ट में रखा, पहले अपनी कंपनी को देखा, फिर वॉच लिस्ट में रखा, फिर देखा कि हाँ, कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा स्टेक लगाया, 1%, 2%, ठीक है। उसके बाद देखा कि नहीं, कंपनी और समझ में आ रही है, अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट को और जान रहे हैं, अच्छा कर रही है, अच्छे-अच्छे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स को में अच्छी फोरकास्टिंग हो रही है, तो उस हिसाब से हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं आ रहा है, ये इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अगर इन जैसे लोग भी हैं, एफआईआईज़ जैसे गोल्डमैन शेयर जिनके पास पूरी एक टीम होगी, ये सब करती होगी एनालिसिस वगैरह, नोमुरा जिनके पास पूरी टीम है, वो अपना स्टेक लगा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रेंथ है, कंपनी में काफ़ी आगे वे फॉरवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम किस बात से कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में जो हमने कहा कि ये कंपनी का हमने जो टारगेट प्राइस दिया ₹1350 वो कैसे दिया? तो वो मैं थोड़ा-सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये देखिए इन्होंने अपना विज़न दिया है। विज़न 2027, आज हम 2023 में हैं, इन्होंने 3-4 साल का आगे विज़न दिया है। विज़न में कहा है कि हम न्यू रिसाइक्लिंग वर्टिकल में आएँगे, रबर में, लिथियम में, स्टील में, पेपर में। अब आप सोचो, जो कंपनी अभी लेड से शुरू हुई थी, उन्होंने अपने स्टार्टिंग के जो स्ट्रगलिंग पीरियड होते हैं मोस्टली किसी कंपनी के लिए, उन्होंने पूरा टाइम लेड में निकाला और लास्ट के 7-8 ईयर्स में इन्होंने एल्यूमीनियम जोड़ा है, रबर जोड़ा है, प्लास्टिक्स जोड़ा है, तो अब इनके साथ में ये रबर, लिथियम, अब हम समझ सकते हैं ईवीज़ अगर आएँगी तो लेड बैटरीज़ का यूज़ कम हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 2 बैटरी लगती हैं, एक ऑक्सिलरी बैटरी होती है, उसमें लेड बैटरी ही काम आती है, और जो न मेन बैटरी होती है, उसमें लिथियम आयन बैटरी काम आती है। तो हम ये मान सकते हैं, और वैसे भी आपका अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ चुकी हैं कि आप 15 ईयर्स के बाद यूज़ नहीं कर सकते व्हीकल को, तो व्हीकल की स्क्रैपिंग होगी, तो उसमें उसमें इन जैसी कंपनी का काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट एक रोल रहेगा उसकी स्क्रैप्स को कलेक्ट करने में और उसके स्क्रैप्स को यूज़ करने में, रिसाइकिल करने में। तो इसलिए कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोलॉजी बनी हुई है कि फ्रेश एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्क्रैप्स का रिसाइक्लिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें इन कंपनीज़ काफ़ी इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल के अनुसार बढ़ सकती हैं। और ये जैसा कि कहा इन्होंने, अब इनको क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हमने लेड को किया, प्लास्टिक को, रबर को किया, तो लिथियम आयन को भी करेंगे, लिथियम को, स्टील का रिसाइक्लिंग करेंगे, पेपर का रिसाइक्लिंग करेंगे। तो इन्होंने अपना विज़न रखा है आने वाले 3-4 साल, तो और उसमें अपने रेवेन्यू को 25% से ग्रो करेंगे। 25% से अगर आप ग्रो करते हैं और 35% से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ 72 जो कहता है कि आप डिवाइड कीजिए उससे और देखिए कितने साल में वो डबल हो जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ होता है, ईपीएस अगर ग्रोथ हो 35%, आप देख लो कि 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70, फॉर द ऑलमोस्ट 2 ईयर्स और 2 ईयर्स 1-2 मंथ्स में इसका पैसा डबल हो जाएगा एज़ पर द रूल ऑफ 72। तो 72 से डिवाइड कीजिए आप 35 से, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 इयर्स के आसपास इसका पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसा
ऐसा जस्ट एक चांस है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना यहाँ पर कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन है। लेकिन ये मैं जस्ट आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैसे कंपनी को एनालाइज़ करते हैं और कैसे समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। हमें ऑर्डर बुक देखनी चाहिए उस कंपनी की, हमें देखना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है आने वाले टाइम में। ये तो इस तरीके से हमने देखा अपने उसमें पॉइंट को कि ये जो है इन्होंने बताया कि कैसे-कैसे हम और इन्होंने पूरा क्लियर किया है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कैपेसिटी को यहाँ लगा के रखे हुए हैं, तो हम जो है फाइनेंशियल 2026-27 तक कितना ले जाना चाहते हैं। और उसके अंदर लेड, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, रबर के हिसाब से भी बढ़ रहे हैं। तो लेड के परसेंटेज को बहुत तेज़ी नहीं बढ़ा के इन्होंने जो है प्लास्टिक पे भी काफ़ी केंद्रित किया है, रबर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये कैपेक्स को भी बता रहे हैं कि कैपेक्स अभी हम और लगाएँगे, फिर कैपेक्स थोड़ा हम कम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कैपेक्स लगा चुके होंगे 24 ईयर तक, फाइनेंशियल 24 तक। और उसके बाद फिर रेवेन्यूज़ का टाइम रहेगा क्योंकि कैपेक्स तो लग चुका होगा तो उस टाइम हमें ज़्यादा प्राइस मूवमेंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद हमें मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा जब हम नेगेटिविटी को तो जो नेगेटिविटी मुझे मिली है वो है डिपेंडेंसी ऑन कमोडिटी प्राइसिंग एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक्चुअली क्या होता है आपको स्क्रैप खरीदना है। आपने स्क्रैप अगर हाई रेट में खरीद लिया और लेकिन बाद में पता लगा इस पे ये एक मैटर एक साइक्लिंग में बढ़ता है। तो आप देखा कि आपने स्क्रैप खरीद लिया लेकिन आपने नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो वर्ल्ड ओवर जो है एलएमई वगैरह के कारण, नाल्को के कारण, सब के कारण वो डाउन हो गया मेटल का प्राइस, तो आपके लिए क्या होता है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी इन्होंने एक उपाय किया है हेजिंग। ये लोग हेजिंग करते हैं, हेजिंग में क्या होता है कि प्राइस को स्टेबल करने के लिए काफ़ी फैसिलिटी होती है। तो इस कारण से इन्होंने अपनी इस नेगेटिविटी को भी कम करने का ऑलरेडी सॉल्यूशन किया है। तो ये इतना बड़ा नेगेटिविटी नहीं है पॉइंट अभी। हाँ, एक एक वरीसम है, एक फिगर है जो मुझे लगा है, जिस पे एक ज़रूर कंपनी को काम करना चाहिए कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स हो चुका है, जो कि ये ज़्यादा है। इतना प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं होना चाहिए। थर्ड ये है कि ऑलरेडी हाई प्राइस मूवमेंट हो चुका है स्टॉक में, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी लास्ट ईयर भी ये 3 टाइम बढ़ चुका है और ये जो प्राइस का मूवमेंट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ही होके आ चुका है लास्ट 3-4 ईयर्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये हमारे जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं या एफडीज़ हैं, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्गली बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी इन्वेस्टर कम्युनिटी में, उनको भी बताइए इस स्टॉक के बारे में, इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अभी आप पोर्टफोलियो अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं विदाउट अपनी आइडेंटिटी को बिना बिना बताए हुए और उसको पूरा कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम आपको मेल पे रिप्लाई करेंगे stocksbasicsrahul@gmail.com। आप उस पे अपना ईमेल कर सकते हैं और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आप ऐसी कौन-सी कंपनी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम आपको उस कंपनी पे डिस्कस करें और उसका एक वीडियो लेके आएँ। तो ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीपल कंपनी के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।